বাংলাদেশ কিভাবে পুরো বিশ্বকে নিজে গোলাম বানিয়ে ফেলেছে, কিভাবে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে পুরো বিশ্বকে নিজের উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে বাংলাদেশের মতন তো ভারতও সস্তা শ্রমিক রয়েছে, কিন্তু কিভাবে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশ ভারতকে ছাপিয়ে এত একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করে ফেলেছে যে কোনো বিশ্বই এখন বাংলাদেশের বিকল্প খুঁজতে পারছে না। এই ব্যাপারে কথা বলছে ভারতীয় মিডিয়া। তো তারা কি বলছে সেটা দেখবো আমাদের আজকে মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিওতে আপনার সাথে আছি আমি ইয়াদুল হক গালিব। আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। बांग्लादेश, जिसे एक समय पर अमेरिकन मिनिस्टर ने बॉटमलेस बास्केट का टैग दिया था, आज वही देश बास्केट फुल ऑफ वंडर्स बन चुका है। आज पूरे यूएसए में हर 10 में से एक गारमेंट बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, आरएमजी इंडस्ट्री हर साल 35% से बढ़ती जा रही है, जो उनके जीडीपी का फ्रीकिंग 80% कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर भी अब वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 2030 तक $100 बिलियन टच करने का विजन रखा है, जो इंडिया के बैंगलोर जैसे आईटी हब का डबल मार्केट वैल्यू जनरेट करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और बांग्लादेश आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन चुका है, जिसे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एलईडी ने अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी है, 104 आउट ऑफ 110। क्योंकि बांग्लादेश आरएमजी, जो कि जिसमें शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट, डेनिम जैकेट, स्वेटर्स एक्सेट्रा आते हैं, इस सेक्टर में बांग्लादेश दुनिया का 16% अकेला प्रोड्यूस करता है, जो चाइना के जस्ट बाद है। सो फ्रेंड्स, नेचुरली यहां पर यह सवाल आता है कि बांग्लादेश इतने कम समय में कुछ नहीं से इतना कुछ कैसे बन गया और भारत को इससे क्या सीखने मिल सकता है, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई और किस तरीके से दुनिया को अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट बना दिया। सो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब छुपा है बांग्लादेश के इतिहास में। आइए जरा नजर घुमाते हैं। बात कुछ ऐसी है ना कि बांग्लादेश में क्लॉथ प्रोडक्शन इंडस्ट्री 500 से 1000 साल पुरानी है। तब वो ढाका मसलिन, आपने भी नाम सुना होगा, ये एक स्पेशल फैब्रिक है, इसको बनाया करते थे, जो इतनी थिन और सुपीरियर क्वालिटी की होती है कि इसका 50 मीटर का लंबा फैब्रिक एक मैच बॉक्स, माचिस की तिली के बक्से में तक फिट हो जाता था। इसके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जिनमें से नेपोलियन बोनापार्टे की फर्स्ट वाइफ जोसेफिन बोनापार्टे भी शामिल थी। पर इंटरेस्टिंगली, जिस कपड़े की वजह से बांग्लादेश फेमस था, वो असल में इराक के मसूल वैली से आया था। मगर साल 1210 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस क्लॉथ के प्लान्स को और उन आर्टिसंस को इंडिया बुलवा लिया, जिससे इंडिया के व्यूअर्स उससे सीख सके कि कैसे इस पौधे को ग्रो किया जा सके और कैसे इसे प्रोसेस कर सके। फिर इससे सीखकर इसमें महारत हासिल करने वाले सबसे पहले सेक्ट ढाका के बसक बने। बसक्स ने इसे इतना अच्छे से सीखा कि कई जनरेशंस तक उनकी टेक्निक पास ऑन होती गई, जिसने बांग्लादेश को ढाका मुस्लिन बनाने वाली प्रोमिनेंट कंट्री बना दी और वर्ल्ड वाइड सोल एक्सपोर्टर भी। लोगों का इससे एक ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि कॉलोनियल एरा में लिटरली इस कपड़े को लेकर रायट्स हुए। लंदन व्यूअर्स ने 1719 में यह कहकर प्रोटेस्ट किए कि ढाका मुस्लिन की वजह से उनका लोकल सेल्स गिर चुका है। प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि वहां बांग्लादेशी कपड़े पहनी औरतों पर हैरेसमेंट्स और एसिड अटैक्स तक होने लगे। और इस सब को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1721 में बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते ही ब्रिटिशर्स ही बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर हो गए। उस वक्त इंग्लैंड में वेजेस काफी बढ़ गए थे, लेकिन बांग्लादेशी वर्कर्स इंग्लिश वर्कर के कंपैरिजन में 6 गुना कम वेजेस लेते थे। और इसीलिए वहां के मिल ओनर्स ने अपने मिल्स को ही बंगाल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और यही एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जहां से बंगाल में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बूम होनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया का ही बंगाल प्रोविंस हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसर बन चुका था। लेकिन 1972 में इंडिपेंडेंट होने के बाद बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने सारे टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया, बट सही मैनेजमेंट ना होने के कारण वो लॉस में चलने लगे। और तब 1979 में आए कई बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मॉडर्न पायनियर्स, जिनमें से एक सबसे बड़े थे नूरुल कादिर खान। ये एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने 130 ट्रेनीज को साउथ कोरिया में भेजा, सिर्फ एक विजन के साथ, रेडीमेड गारमेंट्स की टेक्निक को सीखना। और 6 महीने बाद उनके लौटते ही उन्होंने देश गारमेंट्स नाम की एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी एस्टैब्लिश की, जो बड़े सक्सेसफुली कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करने लगी। गवर्नमेंट ने इनके एफर्ट्स को देखकर और समझकर उन सारे नेशनलाइज मिल्स को वापस से प्राइवेटाइज करके अपने अपने ओनर्स को लौटा दिया। और बस तब से लेकर आज तक बांग्लादेश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक ऐसे ब्रांड से जो लोगों के इंग्लिश रिलेटेड और अदर लैंग्वेज रिलेटेड लर्निंग और स्पीकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो अगर आपको भी फ्रेंड्स अपने करियर बूस्ट के लिए इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ऐप जिस पर दिन के सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट करके आप कई सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्री लर्निंग ऐप डुओलिंगो की, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो।
एंड यू नो व्हाट, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। बस उसके लिए आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है और 2 एक्सरसाइजेस को अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सॉल्व करना है, जिसके लिए ये ऐप आपको डेली रिमाइंडर्स भी सेंड करेगा। साथ ही इस पर कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, जैसे ट्रैवल, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, जिसकी मदद से आप कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हो इजी कॉन्वर्सेशंस के जरिए। ये ऐप मोस्टली स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग इन तीनों एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, जिससे आपकी लर्निंग काफी फास्ट हो जाती है। तो जल्दी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लर्न एंड प्रैक्टिस न्यू लैंग्वेजेस विद डुओलिंगो। और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। लेकिन ये ऑफ कोर्स बांग्लादेश का इतिहास है। आज की तारीख की भी अगर हम बात करें तो ये कंट्री अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करती है। इनमें से आइए बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में। सो बेनिफिट नंबर 1, लो लेबर कॉस्ट। अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का लेबर कॉस्ट पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे कम है। पर आवर सिर्फ 31 यूएस सेंट्स यानी हार्डली 25 रुपीज। कंपेरेटिवली चाइना, जो कि ऑलरेडी एक सस्ती कंट्री है, का पर आवर रेट $1.66 है। पाकिस्तान का 56 सेंट्स है और इंडिया में 51 सेंट्स है। यहां पर लेबर कॉस्ट लो होने के पीछे एक मेजर रीजन ये है कि बांग्लादेश में कोई स्ट्रिक्ट लेबर लॉज ही नहीं है, जो लेबर स्ट्राइक्स जैसी सिचुएशन को क्रिएट करे कि रोक सके अगर लेबर्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो। साथ ही बांग्लादेश का मेजर पॉपुलेशन अनस्किल्ड और अनएडुकेटेड भी है, जिससे भी उनका कॉस्ट काफी कम हो जाता है। बेनिफिट नंबर 2, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इस टेक्सटाइल ग्रोथ के पीछे बांग्लादेशी गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स देने वाला देश है। इतना कि बांग्लादेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आरएमजी गारमेंट्स कंपनी खोलना आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 100% टैक्स कंसेशन देता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 सालों में 50% कंसेशन और 5th ईयर तक 25% टैक्स इंसेंटिव्स मिलता है। गवर्नमेंट ने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप करने में लगने वाले हेवी लोन्स के लिए इजी लोन फैसिलिटीज यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी देना शुरू कर दिया है। पहले बांग्लादेश एक लेस डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से उसकी वर्ल्ड वाइड क्रेडिट वर्दीनेस काफी कम थी और इस वजह से उन्हें मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के लिए इश्यूज फेस करना पड़ता था। बट एलओसी की मदद से बायर्स अपने बैंक से क्रेडिट लेटर लेकर उसे सप्लायर को दे देते हैं, जिससे सप्लायर एनकैश करके बायर को उनके ऑर्डर्स पहुंचा देता है। बांग्लादेश में सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, प्रोडक्शन पर भी इंसेंटिव्स है। आरएमजी और फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट 5% इंसेंटिव्स देती है, वहीं यार्न एक्सपोर्ट करने पर 4 से 2% इंसेंटिव्स मिलता है। उसी तरह स्मॉल यूनिट्स को इलेक्ट्रिक बिल पर 10% कैश सब्सिडी मिलती है और बॉन्डेड वेयरहाउस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स बिना टैक्स और ड्यूटी के रॉ मटेरियल्स और पैकेज्ड गुड्स स्टोर कर सकते हैं। इन एफर्ट्स की वजह से आज दुनिया के मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा और ईयू बांग्लादेश का मार्केट बन चुके हैं। जो बांग्लादेश 1976 में ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.001% करता था, आज वही 80 कंट्रीज में डाइवर्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे शर्ट्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स और ऑलमोस्ट सारी निटेड आइटम्स। और तो और ये इंडस्ट्री अब हर साल करीबन 15% से बढ़ती जा रही है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक मेजर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। अराउंड 10 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उन सारे गवर्नमेंटल एफर्ट्स की वजह से बांग्लादेश में टोटल फैक्ट्रीज पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है और जिससे वहां के दूसरे इंडस्ट्रीज को भी काफी बड़े लेवल में ग्रो करने में हेल्प मिल रही है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट। इनमें भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। बट फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। जहां इतना सब कुछ अच्छा है, वहीं पर इस ग्रोथ के पीछे का एक डार्क साइड भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 5 से 17 साल की उम्र के 50 लाख बच्चे हैं जो किसी न किसी किस्म के एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। एक इंटरव्यू में एक बच्ची ने यह कहा था कि उसे दिन में 480 पैंट चलाने का सिर्फ $1 मिलता है और इससे आप ये समझ सकते हो कि ये एम्प्लॉयमेंट कम एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, वो भी खास करके जब उन चाइल्ड वर्कर्स में से 2/3 तो लड़कियां ही है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉज निकाले हैं, जैसे किसी भी अंडर 14 के बच्चों को फैक्ट्री में काम करना अलाउड नहीं है, पर इसमें भी एक लूप होल है। 12 साल की उम्र से लाइट वर्क यानी कोई भी नॉन हैजर्डस जॉब में इन्वॉल्व होने की इन बच्चों को परमिशन है और वो भी हफ्ते के 42 वर्क आवर्स। इस लॉ की वजह से कई बच्चे चाइल्ड लेबर में जुड़ जाते हैं, एक ऐसी उम्र में जहां पर उन्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल है क्योंकि 90% चाइल्ड लेबरर्स
वर्कर्स तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही काम करते हैं, जिसकी वजह से वहां कोई भी चाइल्ड लेबर लॉ एनफोर्स करना इम्पॉसिबल है। ऑल्सो सेफ्टी इज अनदर कंसर्न। फैक्ट्रीज के सबपार सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से रोज लाखों वर्कर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर पैसे कमाते हैं। और बांग्लादेश में अराउंड 40% बिल्डिंग्स ऐसी है जो काफी खराब कंडीशन में है, क्योंकि इनका कई सालों से स्ट्रक्चरल रेनोवेशन भी नहीं हुआ है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राणा प्लाजा कॉम्प्लेक्स। 23 अप्रैल 2013 को एक टीवी चैनल ने राणा प्लाजा बिल्डिंग की बुरी हालत को रिपोर्ट किया, जहां उन्होंने पूरी बिल्डिंग गिरने के कगार पर है ये दिखाया। इस वार्निंग से बिल्डिंग के लोअर फ्लोर्स में स्थित शॉप्स और बैंक्स को सेफ्टी के नाते इवैक्यूएट कर दिया गया, मगर उस बिल्डिंग के ओनर सुहेल राणा ने इस न्यूज कवरेज को ओपनली फेक बताया। जिसके बाद उसी बिल्डिंग में मौजूद एथर टेक्सटाइल्स नाम की एक कंपनी ने अपने वर्कर्स को फाइनल वार्निंग दे दी कि अगर वो काम पर नहीं आए तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, और फिर चाहे काम करते वक्त कितना भी खतरा क्यों ना मंडराता हो। इसके बाद अगली सुबह पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। इस डिजास्टर में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट मसूद रजा ने यह रिवील किया कि वो बिल्डिंग फैक्ट्रीज के लिए तो बनी ही नहीं थी। उसे बनाने का मेन मोटिव था ऑफिसेस और शॉप्स, लेकिन उस बिल्डिंग पर इलीगली 4 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट करके उसे गारमेंट फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था, जिस वजह से वो उन हैवी मशीनरीज के वाइब्रेशंस को सस्टेन नहीं कर पाई और गिर गई। अब फ्रेंड्स, ये कोई एक्सक्लूसिव केस नहीं है। एज आई सेड, पूरे बांग्लादेश में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की कुछ ऐसी ही हालत है। इनफैक्ट टोटल फैक्ट्रीज में से आधे से में तो एडिक्वेट फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स भी नहीं है। और यहाँ पर हम बात कोई छोटे मोटे गारमेंट ट्रेडर्स की नहीं कर रहे। इसमें कई सारे इंडस्ट्री के जायंट्स भी प्रेजेंट हैं जो अपने वर्क को बांग्लादेश में आउटसोर्स करते हैं, जैसे ज़ारा, H&M और भी कई सारे ब्रांड्स। एक सर्वे के मुताबिक ये सारे ब्रांड्स बांग्लादेशी गारमेंट इंडस्ट्री वर्कर्स को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग उन फैक्ट्री ओनर्स या मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम पैसे देते हैं, जिस वजह से वही मैन्युफैक्चरर्स उन वर्कर्स को अंडरपे करते हैं। लेकिन एनीवे, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो बांग्लादेश की जीत में एक तरह से इंडिया की भी जीत है, क्योंकि बांग्लादेश के टॉप पोजीशन पर होने के पीछे इंडिया का भी हाथ है। आपको इतिहास के बारे में तो ऑलरेडी पता है, बट बांग्लादेश उन गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 50% कॉटन इंडिया से ही मंगवाता है, मगर फिर भी वो बात अलग है, वो इंडिया से लिटरली डबल मैन्युफैक्चर करता है। इसका मेन रीजन है प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंस। देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि आरएमजी प्रोडक्शन में 30% कॉस्ट लेबर कॉस्ट ही होता है, और बांग्लादेश, जैसे आपको पता है, इस मामले में इंडिया से भी चीप है और इसीलिए वहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा है। उसी तरह पावर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट और लैंड कॉस्ट भी बांग्लादेश के कंपैरिजन में इंडिया में 15 से 25% ज्यादा है। बट अब इंडिया ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा विजन रखा है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 2021 में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड टेक्सटाइल फर्म्स के प्रोडक्शन को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट किया है। नए इंसेंटिव्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए 15 से 20% इंसेंटिव्स, तो वहीं पर नए मशीनरीज परचेस करने के लिए डायरेक्ट 25% का फंड अब इस प्रोजेक्ट को भी कैटलाइज करेगा। उसी तरह टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में नए फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए सभी मेजर स्टेट्स को कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लेना शुरू कर दिया है, और शायद इस वजह से आने वाले समय में इंडिया एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बन सकता है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया 3 से 4 बिलियन के वैल्यूएशन को ऐड करती जा रही है, वहीं पर अब 2022 से 10 से 12 बिलियन ऐड हो चुके हैं। सिर्फ एक साल में 10 से 12 बिलियन का ऐड होना। आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मगर जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश एक अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जो जीरो से हीरो बनी है। 60 साल पहले सिंगापुर भी एक बहुत ही पुअर कंट्री हुआ करती थी, जो आज काफी फ्यूचरिस्टिक बन गई है। तो बंधुरा, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। নেক্সট আপনার জন্য আরো কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।